हेलो। हेलो। जी जी। हाँ जी अशोक जी। हाँ 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 हाँ, बताएं। एक तो आपको जन्म दिवस की पुनः बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। हमारे देश का गौरव रहे मेजर ध्यानचंद जी के बेटे आप भी हमारे लिए उतने ही जो है, हमें बल्कि हमारा सौभाग्य है कि आपके संपर्क में अभी भी हम बने हुए हैं। और आज आपका जन्म दिवस है, ये हमारे हमारे सभी खेल प्रेमियों के लिए भी, और मतलब जो भी खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबके लिए जो है एक बहुत बड़ा दिन है। जी बहुत 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 हाँ शुक्रिया, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1975 का जो वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल हमारा आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें हमने हॉकी में गोल्ड लिया। हाँ, वो हमारी ही टीम थी उस टाइम की, 70 और 80 के बीच वाली, जी। जिसमें हमने कांस्य पदक, सिल्वर पदक और गोल्ड गोल्ड मेडल, तीनों पदक हासिल किए। अच्छा। हाँ जी। और मेरे तो ख्याल मौका मिला हम लोगों को। फाइनल में मेरे ख्याल आपका ही गोल से हम जीते थे, ऐसा कुछ भी था। हाँ, वो अब कोई तो गोल करता, वो गोल मुझसे हो गया फाइनल में 75 में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे असलम शेर खान ने सेमीफाइनल में इक्वलाइजिंग गोल किया था अगेंस्ट मलेशिया। हाँ जी। तो वो हमारी किस्मत थी कि वो उनको 4 मिनट पहले ही बुलाया गया जी। और उन्होंने उसको उस पर गोल कर दिया, तो ये एक किस्मत की बात थी। हाँ जी। हाँ जी। बाकी 75 का वर्ल्ड कप तो हमारे लिए वाकई में बहुत कमिटेड टूर्नामेंट था, टीम के लिए, देश के लिए भी। और खिलाड़ियों के अंदर भी वो बात थी, उनके अंदर भी इतना वो आग थी कि जीतना है किसी भी तरह, और हम उस टूर्नामेंट को जीते हैं। अशोक जी, आपके पिता जो कि हमारे देश के मतलब हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ध्यानचंद जी जी। तो उनके व्यक्तित्व का तो हम सभी मुरीद हैं। आप क्योंकि स्वयं उनके बेटे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पे उनका कितना प्रभाव रहा है? उनका प्रभाव मैं कहूँ कि सिर्फ इसके घर में जो माहौल है या एटमॉस्फेयर जिसको कह सकते हैं कि बचपन में आँख खुली या बड़ी हमने कहानी पढ़ी कि गर्भ के अंदर माता ने जो कहानी सुनाई, माँ बाप ने बात करी, बच्चे ने उसको सीखा जी। तो ये सब असर की बातें होती हैं। तो हमारे घर में भी वही चीज थी जो कि हॉकी की चर्चा है, हॉकी के बारे में बातें, वो मेडल्स, वो फोटोएं, तो उनसे प्रेरणा तो मिलती रही। अब उनका मतलब उस टाइम मेरी समझ में तो नहीं आता था क्या क्या चीजें हैं, जिस तरह बढ़ता गया तो वो चीजें सामने आती चली गई। और खेल, क्योंकि हॉकी उस टाइम में उरोस पर था, बहुत ज्यादा प्रचलित था पूरे देश के अंदर। देखिए, गली कूचे के अंदर हॉकी खेली जाती थी। बिल्कुल। और वो हॉकी का ऐसा दौर था इसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अपने आप को खेलने में लगे थे। तो उनमें से मैं भी था। जहाँ देखो हॉकी, तो डेफिनेटली जो आपके चारों तरफ, बच्चे के चारों तरफ एटमॉस्फेयरिक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो होता है, उसका असर तो बच्चे के दिमाग पे आता है। वो असर मेरे ऊपर भी आया जी कि शाम को ग्राउंड पे जाना ही जाना है। पत्थर की ग्राउंड है, कंकड़ की ग्राउंड है, नंगे पैर खेलना, तो मजबूती मिली मुझे उन्हीं ग्राउंड के ऊपर जहाँ बॉल कंट्रोल को करना। बॉल के कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, और कॉर्क की बॉल, लेदर बॉल भी नहीं मिलती थी। हाँ, जिसमें लेदर बॉल तो मिलना बहुत मुश्किल काम था उस जमाने में। जी जी। तो कॉर्क की बॉल से खेलना, उसको संभालना और ड्रिबलिंग करना, पास, तो वो चीजें बढ़ती गई। प्रैक्टिस कर रही इसकी उन सब बातों के लिए अपने आप को। जितनी समझ थी, कोचिंग नाम की चीज तो थी नहीं कोई जी कि कोई कोच करे आपको या ट्रेनिंग दे, जैसे आजकल हो रहा है। जी जी। पहले तो अपना देखो और सीखो, ये था। तो वही चीजें बच्चों के अंदर बड़ी बड़ी गंभीरता से और इन चीजों को खिलाड़ी लोग लेते थे। और वही चीज है जिसने मुझे भी प्रॉम्प्ट किया, मुझे वो मजबूती दी कि मैं ओलंपियन, जो मेरा ख्वाब 64 में जब मैं कमेंट्री सुन रहा था इसकी ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक, जिसमें इंडिया टीम पेनल्टी स्ट्रोक से पाकिस्तान से जीती थी जी। हमारे ग्रेट चरणजीत सिंह जी कप्तान हुआ करते थे, और कमेंट्री के ऊपर जब नाम लिए जाते थे तो ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन चरणजीत सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, इस तरह के नाम जो ओलंपियन करके जुड़ते थे, तो मेरे दिमाग से ओलंपिक का शब्द तो मैंने अब डिसाइड किया कमिटेड कि मैं ओलंपियन बनूंगा। जी जी। तो अब बने कैसे? तो हमारे इनामुर रहमान साहब एक हुआ करते थे 60 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जी, और जिनके बारे में ये था कि वो 2 बॉल के साथ ड्रिबलिंग करते थे।
अच्छा, प्रैक्टिस में? ओके। हाँ, अपनी प्रैक्टिस में। अच्छा। तो उनकी उनकी सिर्फ बातें सुन के कि कैसे उनका ग्रिप है या उनका कैसा बॉल ले चलने का, ले जाने का ढंग है, तरीका है, प्रैक्टिस का तरीका है, तो वो जो मुझे पता लगता था मैं उसी तरह अपनी समझ से प्रैक्टिस करता था। तो एक बिना देखे हुए खिलाड़ी का असर मेरे ऊपर आया था, वो था इनामुर रहमान, ना कि ध्यानचंद साहब और ना रूप सिंह जी। ओके। हाँ, ना रूप सिंह, बल्कि बाबूजी तो मना करते थे इस बात के लिए कि भाई हॉकी नहीं खेलनी है। अच्छा। हाँ, नहीं खेलनी है। अच्छा। अब उसकी वजह ये कि बाबूजी एक अंदर से सिपाही से भर्ती हुए थे जी। अगर वो बिना हॉकी खेले आगे बढ़ते ज्यादा सूबेदार बन जाते, सूबेदार मेजर बन जाते ज्यादा। लेकिन हॉकी ने उनको पहले ओलंपिक में ही वो हॉकी जादूगर, मैजिक, तो संज्ञाएं उनको वहाँ के लोकल पेपर ने देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से बाबूजी डेफिनेटली उन इंसान का वो व्यक्तित्व ऊपर हो गया। व्यक्तित्व तो ऊपर हो गया, लेकिन ध्यानचंद के घर में क्या हालत थी ये नहीं पता था देश को। ठीक जी। हाँ, अब वो बाहर निकले तो ध्यानचंद है, घर के अंदर आए तो ध्यान सिंह हो जाते थे। ठीक है। हाँ जी। आप मतलब समझ गए हो गए आप। हाँ जी, हाँ जी। हर चीज हम लोगों ने वो करी है, राशन की दुकान पे लाइन में खड़े होके जी सामान लेना, बिजली घर में नहीं है, जी कुएं से पानी भरना, तो वो सब चीजें उनके लिए तो दुखदाई थी कि मेरा नाम तो इतना ज्यादा है, तो मुझे नमस्ते, पैर छूना, ये करना, वो करना, बुलाना, इनवाइट करना, चीफ गेस्ट बनाना, लेकिन मेरी असली हालत तो घर में ये है। तो वो नहीं चाहते थे कि हम खेलें, ताकि कैरियर भी नहीं था स्पोर्ट्स को बच्चों के लिए। अगर हम खेलते और सक्सेस नहीं होते, नेशनल लेवल तक नहीं पहुंचते या इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचते, तो हमें नौकरी कौन देता। अच्छा, उनके अंदर मांगने की आदत ही नहीं थी बाबूजी के अंदर कि वो कहें कि मेरे लड़के को नौकरी दे दो। जी हाँ, स्वाभिमानी नेचर तो था ही, अगर उनके अंदर वो ना होता तो आर्मी मैन। बिल्कुल। वो तो कूट के भरा था। तो वो सब चीज ने मुझे उस लाइन में अपने आप से डाला। जो कुछ करा है सिर्फ लोग अच्छे खिलाड़ियों की सलाह क्या, जो टिप्स मिलते थे या उनके खेल के अंदर खूबसूरती, कैसे वो खेल खेलते हैं, उसको अपने लिहाज से ढाल लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना जी अपनी तरफ से, आधा घंटा, पौना घंटा, फिर उसको शाम की प्रैक्टिस में एग्जाम्पल को क्रिएट करना। तो वो मजबूती मेरी खेल में अपने आप से बनी। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते थे अशोक जी? मैं लेफ्ट हैंड खेलता था। अच्छा, लेफ्ट हैंड खेलते थे। हाँ, लेफ्ट हैंड खेलता था। और लेकिन जब मैंने कहा ना, वो जो मेरे जिनको मैंने फॉलो किया था, इनामुर रहमान साहब जी, उनका साथ खेलने का मुझे मौका मिला 68 में। अच्छा, जिन्हें कभी आप रोल मॉडल समझते थे? हाँ, कमेंट्री में सुना था जिनको। और वो इसलिए मिला कि मैं कोटा कॉलेज राजस्थान में जी बी.कॉम का मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था। हाँ, ये फरवरी मार्च की बात है, फरवरी मार्च ऐसी इन दिनों। तो मेरे पास मोहन बगान से लेटर आता है कि हम आपको अपने क्लब में एज ए प्लेयर मेंबर बनाना चाहते हैं जी। और क्योंकि इनामुर रहमान वेस्ट पेस, लेंडर पेस के फादर, शाहिद नूर, अच्छा, ग्रेट लेफ्ट आउट जो 68 ओलंपिक प्रोबेबल्स में थे, अच्छा, और 70 के भी कैंप में थे, तो ये सब नाम बहुत बड़े थे। ओलंपियंस का नाम ही मतलब सोना की ये ओलंपियन है, बहुत बड़ी बात है। लोग तरसते थे मिलने के लिए, देखने के लिए। तो मुझे लगा कि इनामुर रहमान से मुझे साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो मैंने अपना फाइनल ईयर का एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा, ड्रॉप कर दिया। ओके। हाँ जी। अब वो भी बड़ी बात है, अगर मैं नहीं खेलता तो मेरा क्या हासिल होता। कहीं पर रेलवे में 4th ग्रेड पे मैंने 4th ग्रेड भी नौकरी ज्वाइन की थी। अच्छा। वेस्टर्न रेलवे से खेलने के लिए। अच्छा। हाँ, कोटा में जी, कोटा में। तो वो भी नौकरी मैं 2-3 महीने की मैंने ज्वाइन करी थी। अच्छा। फिर मैं मोहन बगान चला गया उसके बाद। अच्छा। बस मोहन बगान गया हूँ तो उनके, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट खेलते थे, अब मैं लेफ्टिनेंट हूँ और मैं तो इतना बड़ा प्लेयर था ही नहीं उस जमाने में कि मैं कहूँ कि मैं लेफ्टिनेंट खेलूंगा। हाँ, ठीक है। तो भाई, और मेरे रोल मॉडल वो जी। तो मैंने उसी पहले मैच से अपने आप को इनसाइड राइट में खेला पहली बार। अच्छा, मोहन बगान क्लब से। ओके। हाँ, बस
खाली ये था कि लेफ्टिनेंट जो है वो स्कोरर हुआ करता था, इनसाइड राइट स्कोरर नहीं हुआ करता था। जी जी, उन्होंने तो पास देना है। हाँ ठीक है, पास देना होता है उन्होंने, ठीक तो उसको हिट मारने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जी जी इनसाइड राइट को जी। और वो एक्स्ट्रा स्टेप ही जो है वो टाइमिंग का टाइम होता, वो खेल होता है जिसमें गोल नहीं हो पाता, बहुत कम होते जबकि जी। तो वो चीज अपने आप को मैं राइटिंग खेला हूँ, और उसमें वहाँ के पेपर वालों ने मुझे जो हाथों हाथ लिया है उस मैच से, मुझे जो उन्होंने कवरेज दी है मेरे खेल के बारे में, हर मैच में फिर लिखा जाने लग गया जी। तो वो सब चीजें मेरे लिए प्रेरणा बन गई, प्रेरणा सर्टिफिकेट बनती चली गई। जी जी। उसमें हम कैलकाटा लीग जीते मोहन बागान क्लब से, बेटन कप को जीता हमने, फिर एक टूर्नामेंट होता था उनका वहाँ का, लक्ष्मी विलास या ऐसा कुछ नाम था, वो भी जीता। बॉम्बे गोल्ड कप खेलने गए, वहाँ हम फाइनल खेले पहले मैच में ही। तो ये सब बातें हमारे साथ जुड़ती चली गई। अब वो नाम, अच्छा कंबाइंड यूनिवर्सिटी से मैं बड़ा था पहले, क्योंकि मोहन बागान क्लब खेलने से पहले कंबाइंड यूनिवर्सिटी भी मैं खेल लिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से जी, मेरा नाम आ गया था। तो मैं नेहरू कप भी खेला था यहाँ दिल्ली में। अच्छा हाँ, उस टाइम कंबाइंड यूनिवर्सिटी का प्लेयर होने का मतलब ये होता है कि आपका जूनियर वर्ल्ड कप है। हाँ जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, मतलब वो रिकॉग्निशन उस तरह की मिलने लगी थी आपको। कि आप इसमें खेल लिए तो आपका अगला सिलेक्शन इंडिया टीम में हो सकता है, ठीक है। हाँ कैमएफ में तो मेरा इसमें तो वो खेला, और मोहन बागान क्लब खेला, लीग खेला, वो खेला, तो मेरा नाम इंडिया कैंप में आ गया 70 में। तो ये मेरी कहानी बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग की। आप ये बताइए कि क्योंकि आपने तो वो दौर भी देखा, अपने पिताजी को भी संघर्ष करते देखा, फिर आपने जैसे अपनी अब ये स्टोरी शेयर की जी, तो आज के दौर में हमारे हॉकी की बड़ी मतलब दयनीय स्थिति है। हॉकी, फुटबॉल, मतलब क्रिकेट को छोड़ दें तो किसी भी खेलों में हमारे, हालांकि अब तो 2-3 जो फीमेल हैं बैडमिंटन और टेनिस के अंदर थोड़ा सा नाम कर रहे हैं ये लोग जी जी, या कुश्ती में चलो सुशील ने काम किया, 2-4 और जो है ना लड़कियां भी जो है काम कर रहे, लेकिन हॉकी के अंदर हम लोग जो है काफी आज भी ओलंपिक स्तर पर कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए हैं जी, जी। तो उसके लिए, और ओवरऑल खेलों की बात करें तो हमारे देश में ऐसी क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं, मतलब पुराने दौर को लेकर आज के दौर को नहीं। हालांकि अब खेलों में वो वाली जो आपके समय की या बाबूजी के समय की जो परेशानियां थी, अब तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी करोड़ करोड़ रुपया देती है, और क्रिकेट की बात करें तो 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ बिल्कुल। और जैसे 1983 में वर्ल्ड कप में इंडिया की जीतने के बाद यहाँ पर भी स्थितियां क्रिकेट की भी तब्दील हुई, नहीं तो उससे पहले क्रिकेट के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। हाँ, नहीं था, एग्जैक्टली। तो आप जो है, क्योंकि खुद जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है गेम हॉकी खेली, और आप खुद एक ऐसे परिवार से हैं, ध्यानचंद जी जो है मतलब अपने आप में हमारे देश का बहुत बड़ा गौरवशाली व्यक्तित्व रहे हैं खेलों की दुनिया में। उनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे मतलब खेल जो है पुरस्कार भी जो है भारत सरकार देती है, वो अपने आप में बहुत बड़े गौरवशाली विषय है। तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि खेलों की स्थिति में आज जो इतने सुधार हुए हैं, मतलब मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें जी बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी खेलों का विकास नहीं हो पाया। हम जो है ओलंपिक स्तर पर मतलब निजी मेडल की बात करें, चाहे हॉकी टीम की बात करें, हम मतलब अच्छे जो स्तर पर जो खेलों के आयोजन होते हैं उसमें हम कुछ मेडल नहीं ले पाते हैं, उस लिस्ट में, मेडल लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और किस वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं? अब जैसा मैंने आपको 70 और 80 दशक की कहानी बताई और रियलिटी बताई कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट हमारे लिए सिरमौर हुआ करते थे कि खिलाड़ी उसमें खेल जाए, तो उसको अखबार नवीस और अखबार के थ्रू रेडियो कमेंट्री होती थी कभी कभार, उसके थ्रू या और तरीकों से उस खिलाड़ी का नाम ऊपर उठ जाता था, लाइमलाइट जिसको कहते हैं वो आ जाता था, और आता था पारखी लोगों की नजर के सामने से। बिल्कुल ठीक है, पारखी लोग, खेल पारखी लोग जी, हाँ, जिसमें सिलेक्टर्स भी कह लो अलग से, सिलेक्टर्स अलग चीज हो जाती, लेकिन जो खेल पारखी अखबार वाले हुआ करते थे जी, वो खिलाड़ी के बारे में लिखते थे जी। और पहले भी टीमें बनती थी, ओलंपिक जाने से पहले जो पेपर अखबार के थ्रू टीम डिक्लेयर होती थी अपनी जी। अब वो चीजें क्यों खत्म हुई है, उसकी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने इस हॉकी को बड़ा संकुचित लफ्ज ठीक रहेगा, छोटे से उसमें एरिया में ले गए। ठीक है, छोटा सा एरिया मतलब ये है कि पूरे देश के खिलाड़ी साल भर एक जगह 30, 40, 50 खिलाड़ी कैंपों में बस वो रहते हैं,
और वो इंटरनेशनल हॉकी खेलते हैं, उनको डोमेस्टिक हॉकी खेलने से कोई मतलब नहीं है। अब जब वो डोमेस्टिक हॉकी नहीं खेलते हैं तो जो दर्शकगण है जो हॉकी को देखना पसंद करते हैं वो आखिर देखने किसको जाएं, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स के अंदर इतने बड़े नाम तो खेल नहीं रहे। अब जब नाम बड़े नहीं खेल रहे तो दर्शक भी नहीं पहुंचते और धीरे धीरे दर्शकों की संख्या खत्म हो गई। जब दर्शक खत्म हुए तो टूर्नामेंट्स की वैल्यू खत्म हुई जी। वैल्यू खत्म हुई तो आपका जो खेल है सही मायने में वो तो नीचे आ गया स्तर, तो उसका नीचे तो होना ही होना है। तो अब हम खाली साल भर अपने खिलाड़ियों को कैंपों में खिलाते रहे, उनको ट्रेनिंग देते रहे और एक्सपोजर के नाम पर हम 4-4, 5-5 बार इस देश के बाहर भेज के खिलाते रहे, तो डोमेस्टिक हॉकी जो हमारी मजबूत एक नींव होती थी वो तो खत्म हो गई जी। तो आज नींव नाव की जो आधार है वो तो खिलाड़ी का है ही नहीं। उनका आधार नहीं है। वो सिलेक्ट हो गया, उसको अब आप कैंप में रखेंगे तो डेफिनेटली अगर मुझे भी कैंप में रखोगे तो अभी मैं जो अभी -10% हूँ मैं +10% आ जाऊंगा बिल्कुल कैंप के बाद जी। तो ये सब चीजें जो है आज हो चुकी हैं, इसको हमने बड़ा मिनिमाइज कर दिया, इसको हमने वो डोमेस्टिक हॉकी को बिल्कुल खत्म कर दिया। वो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स हमारे की वैल्यू खत्म हो गई। हम लोग टूर्नामेंट खेलने के लिए मरते थे कहीं हमको खेलने को मौका मिले है जिससे हमको सीख सकें है। तो अब वो सब चीज एक कैंप के अंदर खाली सीमित हो गई है। जो कैंप लगते रहते हैं, आप भी जानते हो कैंप लगते हैं खाली अपने हॉकी इंडिया के। हमारे खिलाड़ी साल भर उन कैंपों में रहते हैं, 3-3 महीने 2-2 महीने 3 दिन, अच्छा खासा सरकार पैसा खर्च करती है उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन उनके अलावा जो सपोज अगर 70 प्लेयर खेल रहे हैं हॉकी इंडिया के या कैंप के अंदर है तो 71वां प्लेयर जो है वो बेचारा बिल्कुल से जमीन पर है। ठीक है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अब उसके जब ना उसको पब्लिसिटी मिलती है, ना उसको पब्लिक देखने के लिए मिलती है, ना टूर्नामेंट्स में कहीं लाइमलाइट में आता है, ना वो चमकता है। फिर सबसे बड़ी बात जो है इस हॉकी की, आज ये हॉकी हम लोगों की, हम जिसकी चर्चा करते हैं 8 गोल्ड मेडल्स की अपने, तो वो गोल्ड मेडल हमारे असली हॉकी के मैदानों पर खेले गए टूर्नामेंट थे, जिसमें हिंदुस्तान का देश जो है वो एक निपुणता लिए हुए था और वो हमारे मुआफिक ग्राउंड थी हमारे खेलने के लिए, क्योंकि हर बच्चा कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता था। जब से एस्ट्रोटर्फ बनी है, हमारे वो खिलाड़ी जो खेलना तो चाहते हैं लेकिन वो ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है, अगर जाते हैं तो उनको मनाही हो जाती है, टाइम भी नहीं है, कितना खेल सकते हैं आप। और दिन भर तो नहीं हो सकता, टाइमिंग है सुबह शाम की, हर बच्चा स्कूल भी जाना उसको, तो वो बच्चे खत्म होते चले गए। अब हॉकी जो बच रही है सिर्फ उन जगहों पर है जहाँ पर कुछ स्टेटों ने अपने अकेडमीज खोल रखी हैं, या अभी यूनिवर्सिटी के अंदर साल 2 साल 4 साल पहले तक कोई ग्राउंड नहीं हुआ करती थी। अब जाके मुझे ऐसा लगा कि कुछ ग्राउंड बनी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को खेलने के लिए मुहैया कराई गई जी। तो अब आप सोचिए 40 साल का अंतराल, 80 में हम जीते थे और आज 20 में आ गए हैं। अगर मैं 2015 का भी बात करूं कि यूनिवर्सिटी में पहला या दूसरा ग्राउंड कहीं बना हो जिसमें स्कूल का या कॉलेज का बच्चा जाके प्रैक्टिस करे, खेले आगे बढ़ने के लिए, तो भाई कहाँ से खेलेगा? जब नहीं खेलेगा तो उसको आगे टूर्नामेंट्स में कौन जगह देगा? वो अपना कैसे दिखाएगा क्वालिटी को? किसको दिखाए वो? अच्छा, हमारे नेशनल चैंपियनशिप की भी हालत ऐसी ही है, बस एक फौरी तौर पर हम उसको करना पड़ता है हमको, क्योंकि वो और एक हो जाता है नेशनल। पहले नेशनल रंगा स्वामी कप जो हुआ करता था वो उसमें सिलेक्टर्स आया करते थे पूरे देश के, उसके अंदर पूरे अखबार वाले जाया करते थे उसको देखने के लिए कि इसके अंदर हम लड़के छांट के निकाल के रखेंगे कौन कौन से लड़के आ रहे खेलने वाले। ठीक है, जो हर साल, तो वो चीज खत्म हो गई। अब जब वो खत्म हुई तो डेफिनेटली इस 40 साल में हमने एस्ट्रोटर्फ जब से आया 86-76 के बाद से 82-84 में तो हमको एस्ट्रोटर्फ देश के अंदर मुहैया हुआ मिला हमको बच्चों को, वो भी एक। अभी पूरे देश के अंदर इतना बड़ा देश है उसमें एक एस्ट्रोटर्फ, फिर जाके दूसरा तीसरे पटियाला बना, फिर कहीं अमृतसर बना, तो फिर हरियाणा बना, इस तरह से होते होते एक दो 4-4 5-5 स्टेटों में बनने शुरू हुए। तो आज टोटल गिनती भी लगाएं तो हमको 40-50 ग्राउंड अवेलेबल होंगे इस देश के अंदर टोटल ग्राउंड। अब वो ग्राउंड तो 40-50 है, लेकिन जो स्कूल का बच्चा है वो कैसे खेले उस पर, वहां तक कैसे पहुंचे? ठीक है, वो कैसे पहुंचे वहां पर? उसको वहां पर पहुंचे का जगह कौन देगा? क्योंकि कैंप लगे हुए हैं, या फिर वो अंडर साई के में है, या गवर्नमेंट के अंडर में, या स्टेट के अंडर में
है, तो अब पहुंचे भी उसकी भी हर जगह, तो 24 घंटे तो बच्चा जा नहीं सकता, उसको भी टाइमिंग, उसको पढ़ना भी है, पढ़ना भी है उसको भी। तो ये सब चीजें दुविधा वाली हुई, जिससे हमारी हॉकी को जो क्वांटिटी, और जहाँ क्वांटिटी कम होती चलेगी तो क्वालिटी तो डेफिनेटली, जब आप 100 रखोगे तो 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ये तो मैं मान के चलता हूँ। मेरे पास अगर 100 बच्चे दोगे तो 2, 4, 5 जो है वो उस लेवल के होंगे जो इंटरनेशनल मैं कह सकता हूँ। जी जी। हाँ, तो अब वो, लेकिन 95 या 92 जो बच्चे बचते हैं उनको मैं वेस्ट के तौर पर अगर मानना शुरू कर दूं कि वेस्ट हैं आप, तो उनका भविष्य क्या होगा? उनको कौन पूछेगा? उनको कौन नौकरी देगा? पहले रेलवे दिया करती थी नौकरी, एयरलाइंस दे दी थी, बैंक देते थे, अपने पुलिस डिपार्टमेंट देता था जी, जिसमें बच्चे एडजस्ट होते चले जाते थे और वो खुश रहे, खेलते थे। अब आज वो सब चीजें खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो अब ये जो बच्चे बच रहे हैं, ये किसी तरह से निकला के एकेडमियों के थ्रू, अपनी मेहनत से कोई अच्छा कोच मिल गया तो उसके थ्रू या ये पहुंच जाते हैं कैंपों में, और ये फिर इंडिया खेलते हैं। और बाकी लड़के जो हैं तो हॉकी ये डोमेस्टिक हॉकी नहीं खेलते, दर्शक गण खत्म हो गए। मैंने एक लाइन बोली थी कि हमने जब हॉकी छोड़ी दर्शक ग्राउंड पे मौजूद थे। अच्छा, आज पैसा है, दर्शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि दर्शक जो है वो भी गायब हो गए हैं अब। तो क्या देखें, और दर्शक ही नहीं होंगे तो खिलाड़ी भी क्या खेलेगा, उसको प्रोत्साहन क्या मिलेगा? वो हॉकी जो मैदान की थी, जो असली हॉकी, देखो उसके अंदर की हॉकी के खेलने का और रोमांच का अलग ही आनंद था। ठीक बात है, बिल्कुल आनंद था, वो रोमांच था। इसके अंदर रोमांच नहीं है हमारी हॉकी में कोई भी, सिवाय पेनल्टी स्ट्रोक के और पेनल्टी कॉर्नर के। अगर आप रोमांच की बात करो, फील्ड गोल तो होते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कहाँ से आप क्या रोमांच दिखाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। 10 बार तो मैं बॉल पीछे फेंकता हूँ, उसमें पीछे फेंकने का मतलब ही नहीं, हमको तो अटैक करना हर बार। जी जी, अटैक करना है और झेलना है, दोनों चीज हुआ करती थी। या तो अटैक झेलो या अटैक करो, तो वो रोमांच पैदा होता था उसमें। हमको मिली तो हमने अटैक करा, उनको मिली तो उन्होंने अटैक कर दिया, पब्लिक को खुशी हो रही, मजा आ रहा है, देख रहे हैं। अब आज को तो आप 2-5 मिनट तक तो बॉल को पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ड्रिबलिंग कर लोगे। हाँ ठीक है, तो इसमें ड्रिबलिंग करने का कोई मतलब, ये ड्रिबलिंग भी कैसी है, अलग ड्रिबलिंग है इसकी, खेल अलग है, ये हॉकी अलग है। ये हॉकी आप ये मान के मत चलो डोगरा जी की ये हॉकी वो हॉकी है जो हॉकी शुरुआत में खेली गई है, जिसका वर्चस्व रहा है, जिसके चाहने वाले देखने वाले दर्शकगण जो थे। मैं मान के चलता हूँ ये हॉकी दूसरी है, और हमको इसको खेलना ही पड़ेगा, हमको खेलना। अशोक जी, बस मैं आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 2-3 चीजें और पूछना चाहूंगा, लेकिन कि अभी जो स्थिति हमारे देश की है, खेलों की बात की जाए तो खेलों के विकास के लिए मतलब क्या ऐसे सुझाव आप, क्योंकि आप बतौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खुद जो है स्वयं हॉकी खिलाड़ी रहे, आपके पिताजी ने हमारे देश का पूरे मतलब विश्व में नाम किया, आपने भी हमारे देश का विश्व में नाम किया, तो आपके अनुसार, आपके अनुभवों के अनुसार, और आपने जो चीजें आभास की अपने बचपन से लेकर आज इस स्थिति में, आप स्वयं जो है इतने मतलब एक्टिवली सक्रिय, अभी भी सक्रिय हैं, आप एकेडमी वगैरह चला रहे हैं, तो खेलों के विकास के लिए ऐसे 2-4 क्या सुझाव, और खास तौर पर पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई खेलों के विकास में उनका क्या रोल होना चाहिए, और जो युवा पीढ़ी है उन्हें खेलों में, बात हॉकी की ही नहीं है, किसी भी खेल में आगे आने के लिए किस तरह का, यानी कि हमारे देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो चीज जो हम लोगों के 70-80 के दशक में थी, 80-90 में थी, वो आज बढ़कर जाने कितने करोड़ों में पहुंच गई है, जो पहले 5 करोड़ या 10 करोड़ 20 करोड़ में थी। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ 10 साल, तो पहले वहाँ का बजट 5 करोड़ 4 करोड़ हुआ करता था 2007-06 के अंदर, और 2010-15-20 के अंदर आते आते वो 200 करोड़ के ऊपर का हो गया जी। तो ये बजट के थ्रू आज की मॉडर्न इक्विपमेंट्स बच्चों को मिलने शुरू हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है कि हम एकेडमी के थ्रू, तो मैंने कहा ना, जो स्पोर्ट्स जो भी निकल रहा है, आज हम जहाँ तक नजर डाल रहे हैं जी, ये सिर्फ एकेडमी, और वो भी कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ, जो जिनके थ्रू बच्चे अलग अलग विधाओं में, अलग खेलों में निकल रहे हैं जी। और ये अगर एकेडमी बंद हो जाती तो वो खेल भी
डाउन होना शुरू हो जाता। जी। अब शूटिंग को ले लीजिए, शूटिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको हेल्प ना करे तो कौन शूटिंग को अपनाएगा? पहले शूटिंग कहाँ थी, राज महाराजा लोग खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महंगा खेल भी है, इक्विपमेंट भी काफी महंगे वही होते हैं। मैंने आपसे कहा कि वही अर्ज किया, मैंने कहा कि वो तो फिर सिर्फ राजा महाराजाओं का, करोड़पति अरबपतियों का था कि वही फालतू का पैसा जो गोली में बर्बाद करे। तो आज सरकारें कर रही हैं। तो लेकिन हॉकी के साथ ये चीज नहीं, हमको बच्चे को शुरू से बचपन से कहीं ना कहीं जो एक मैंने कहा ना वो एटमॉस्फेरिक, हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर अशोक जी, मैं उसी पॉइंट पे आप सही, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमें कौन सी एज में जो है स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए बच्चों को कौन सी एज ग्रुप के अंदर हमें मतलब ग्रूम करने के लिए बच्चों को मतलब माहौल देना चाहिए? मैं ये आपसे मेरी जिज्ञासा है जानने की। वो तो कई चीजें डोगरा साहब उसके अंदर कि बच्चे को कई जगहों पे मैं देखता हूँ तो स्विमिंग को पसंद करते हैं लोग, कई उसमें बच्चे पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, कई ब्लॉक्स हैं हमारे यूपी में ले लीजिए, एमपी में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए। पंजाब में इतना अब कम हो रहा है, सुना तो यही है, हरियाणा में भी ऐसा ही है। तो इन जगहों पे जहाँ पर ब्लॉक्स है, जहाँ पर बच्चे हॉकी को पसंद या उनके पेरेंट्स पसंद करते थे जी, उन जगहों को हमें चुनना होगा। हम ये ना मान के चले कि मुझे गुजरात में ही बच्चे निकालने हैं, ठीक है, या मुझे गोवा से निकालने हैं, या मुझे ऐसी स्टेट से जहाँ पर कहीं हॉकी का खेलने वाले ना मिले, ठीक है। तो हमको ऐसे जगहों से बच्चे जहाँ बचपन से उनको हम एक दूरी तक, चाहे उनका कोर्स, आज हम तो पहली बात तो है कि हमने इसको आज तक सब्जेक्ट नहीं बनाया स्पोर्ट्स को, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मान के चलता हूँ अगर आप इसको सब्जेक्ट बना दे, आप सब्जेक्ट बनाइए, इसके अंदर आप डिग्री दीजिए, क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, फिजिकल एक तो अशोक जी फिजिकल एजुकेशन करके तो टीचर भी होता है और एक सब्जेक्ट भी है। वो तो खाली देखिए वो सीमित हो जाते हैं खाली वहाँ नौकरी तक। वो चीजें खाली वहाँ तक है कि आप उनके थ्रू आप कई स्कूल में कोच लग गए और उसमें आपने नौकरी ले ली और पैसा, वो अच्छी बात है। लेकिन आप खेल देश को फिर मेडल कौन जल्दी कराएगा? मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स को स्कूल एजुकेशन में एक करिकुलम के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर मतलब पढ़ाया और खिलाया जाना चाहिए। हाँ, उसका थोड़ा सा उसमें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ा किताब पढ़े और 4-5 घंटे खेले भी। अब वो कैसे उस पढ़ाई के साथ एडजस्टमेंट करता है जो उसके एक नॉर्मल या जनरल नॉलेज के लिए सब्जेक्ट हो, लेकिन उसकी क्वालिटी इसमें ना की जाए कि वो कितने स्टेट पे खेलने जा रहा है, कितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने जा रहा है, कितने नेशनल लेवल पे खेलने जी, तो उस लिहाज से उसको डिग्री दी जाए। ओके, मेरा तो ये मानना है। नहीं, इसमें इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक फौरी तौर पर हो रहा है, एक आंकड़ों पर होता है, जो हम देखते रहते हैं दुनिया में अपने हर जगह क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसको ना मान के रियलिटी ये धरातल पर हम नजर डालें तो हमको ये करना होगा, हमको इस बात को। फिर हमारे जो लोग इसमें बच्चों को ग्रूम करने के लिए लगे हुए हैं जी, लोग का मतलब जो इस जॉब में, आपने वो डीपीएच की बात करी, आपने एनआईएस कोचेस की बात करी, आपने दूसरे लोगों की बात करी जी, उनका ध्येय जो है वो मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी अजब सा लगता है कि जो हमारे ओलंपियंस कई खिलाड़ी लोग, उनको बड़ी बड़ी पोस्टें मिल गई जी, तो जो बच्चे को ग्राउंड पर सिखाने के लिए उनका काम होना चाहिए था, पोस्ट दे दो उनको जो देनी है, लेकिन उनसे वो ग्राउंड ना छीनो या उनको ग्राउंड मत लो, उनको वो अफसरी मत करवाओ। हम अफसरी कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब वो उस जो जिस मिशन में उनको डाल के उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं वो भटक जाते हैं नेचुरली, और जो सेवा वो दे सकता है जिसमें इसने महारत खेल है। मैं एथलेटिक्स का हूँ और मैं जानता हूँ, और मुझे ऑफिस में बैठा दो कि छुट्टियां दो, इसको निकाल दो, उसको रख दो, ये कर दो, तनख्वाह बांट दो, तो भाई मेरा जॉब तो ये बाबू का करवा दिया। हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीजें अब ये मुनासिब चीज नहीं है जो खिलाड़ी के साथ होना चाहिए। खिलाड़ी को तो ग्राउंड पे जाना, भाई तुमको रखा है, तुम डायरेक्टर हो, तुम डिप्टी डायरेक्टर हो, तुम ये हो, तुम सीनियर कोच हो, लेकिन ग्राउंड पे जाके खड़े हो तब आप खिलाड़ी को पैदा करोगे। उसके अंदर भी उतना ही जज्बा होना चाहिए जितना खिलाड़ी का